प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे हमारी अज्ञे की बावरा, अहेरी, सांप और दीप अकेला कविता के कुछ अंश पढ़ रहे थे। हमारा एक क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी कविता बावरा, अहेरी, सांप तथा दीप अकेला कविताओं की सामान्य परिचय दीजिए। तो हमने बावरा अहेरी के बारे में पढ़ा कि बावरा जो अहेरी है यानी कि प्रतीक कविता है। इस कविता में किस तरह से कवि ने प्रकृति के नए रूप को, प्रयोगात्मक रूप को हमारे सामने रखा है। अब हम पढ़ेंगे सांप कविता। ये 3 कविताओं का संकलन है सांप कविता। तो सांप किसका प्रतीक है? कवि ने शहरी जीवन जीने वाले ऐसे व्यक्ति जो जिनके मन में अनेक प्रकार की क्रूरतियां आ गई है या अनेक प्रकार की बुराइयां आ गई है, वे धोखेबाज, वो चाल चलन में बुरे, आचरण में अपवित्र आचरण वाले, तो एक तरह से बहुत बुरी उन्होंने संगत कर ली है। जिस तरह से सांप होता है, चाहे वो किसी भी प्रवृत्ति में रहे, जंगली प्रवृत्ति का होता है, वो निश्चित रूप से अपना असर या अपना प्रभाव अवश्य डालता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन चरित्र को आधार बना करके सांप की प्रवृत्ति का उस पर व्यंग किया है। तो देखिए, अब आती है सांप कविता, व्यंग्यात्मक कविता। तो देखिए, अज्ञे की यह 25 पंक्तियों की सबसे छोटी कविता है। 25 पंक्तियों की एक छोटी कविता है, एक छोटी प्रयोगात्मक कविता है, प्रयोगात्मक कविता है। इस कविता का प्रकाशन 1954 में हुआ था। प्रकाशन 1954 में हुआ था। तो 1954 में इसका प्रकाशन हुआ। इस कविता में शहर में जीवन जीने वाले इस कविता में शहर में जीवन जीने वाले उस व्यक्ति के चरित्र पर व्यंग किया है जो उस यानी जीवन जीने वाले उस व्यक्ति पर चरित्र पर व्यंग किया है जो धोखा, फरेब, बनावटीपन, क्रूरता यानी धोखा, फरेब, बनावटीपन, क्रूरता जैसे दोष उसके चरित्र में आ गए हैं, उसके चरित्र में आ गए हैं। वह पूर्ण स्वार्थी एवं वह उसके दोष, क्रूरता जैसे दोष उसके चरित्र में आ गए। वह पूर्ण स्वार्थी एवं धूर्त हो गया है। शहरी सभ्यता से वह काफी दूर है। शहरी सभ्यता से वह काफी दूर है। उसे शहर में
रहते हुए भी जीवन जीने का तरीका नहीं आया है। जीवन जीने का तरीका नहीं आया है। वह दिखावटी जीवन जीता है। वह दिखावटी जीवन जीता है। सांप के समान उसमें अनेक दोष आ गए हैं। यानी कि सांप के समान उसमें अनेक दोष आ गए हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि आदमी को डस रहा है। आदमी को डस रहा है। आदमी को डस रहा है। पास में बैठा सर्प हंस रहा है। तो आज के इंसान की फितरत को देख करके यह सर्प की प्रवृत्ति पर, यानी आदमी को डस रहा है, पास में बैठा सर्प हंस रहा है, यानी व्यक्ति का वो हो गया है, दुश्मन हंस रहा है। समाज में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपनी बुरी आदतों से समाज में द्वेष का जहर फैला देते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपनी बुरी आदतों से समाज में द्वेष का जहर फैला देते हैं। सांप कविता शहर में नगर में रहने वाले कृतघ्न, जो कृत्य उपकार नहीं मानता, कृतघ्न व्यक्ति के चरित्र से है। सांप कविता में आज के मनुष्य जीवन में आए बदलाव को सांप कविता में आज के मनुष्य जीवन में आए बदलाव को गहराई से मापा है। आज व्यक्ति से दूर होता जा रहा है।
समाज में अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है। समाज में अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है। सांप कविता में इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति हुई है। सांप कविता की भाषा खड़ी बोली है। सांप कविता की भाषा खड़ी बोली है। ये उदाहरण देखिए, ये उदाहरण है सांप कविता का। सांप तुम सभ्य वे नहीं न होंगे नगर में बसना तुम्हें आया नहीं। एक बात पूछूं उत्तर दोगे? फिर कैसे सीखा डसना? इतना विष कहां से पाया? तो ये कविता है जिसमें यह बताया गया है कि जो कविता है, यही कविता का सार है कि लोग द्वेषता के कारण समाज में रहते हुए भी वे एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। तो इसी द्वेष भावना के ऊपर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। अब हमारे जो अगली जो कविता है उसके बारे में एक सामान्य परिचय। आगे की ये कविता 25 पंक्तियों की एक छोटी प्रयोगात्मक कविता है। इस कविता का प्रकाशन 1954 में हुआ। इस कविता में शहर में जीवन जीने वाले व्यक्ति के चरित्र पर व्यंग्य किया है। जो धोखा, भेद, बनावटीपन, क्रूरता जैसे दोष उसके चरित्र में आ गए। वह पूर्ण स्वार्थी और धूर्त हो गया है। शहरी सभ्यता से वह काफी दूर है। उसे शहर में रहते हुए भी जीवन जीने का तरीका नहीं आया। वह दिखावटी जीवन जीता है। सांप के समान उसमें अनेक दोष आ गए हैं। आदमी को डस रहा है, पास में बैठा सर फंस रहा है। समाज में ऐसे व्यक्ति भी है जो अपनी ही बुरी आदतों से समाज का द्वेष का जहर फैला देते हैं। सांप कविता नगर में रहने वाले कृतघ्न व्यक्ति के चरित्र से है। सांप कविता में आज के मनुष्य के जीवन में आए बदलाव को गहराई से मापा है। आज व्यक्ति से दूर होता जा रहा है। समाज में अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है। सांप कविता इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति हुई है। यह हमारा उदाहरण। तो इस तरह से ये सांप कविता का एक सामान्य परिचय। अब हमारा आता है अगला जो भाव है वो है सांप कविता के बाद में तीसरी कविता दीप अकेला, जिसमें आज के जीवन जीने वाले समाज में वह व्यक्ति जो एकाकी जीवन जीता है, समाज से कटकर जीवन जीता है, स्वच्छंद जीवन जीता है। कवि ने यहाँ पर उस समाज से पृथक जीवन जीने वाले व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का आग्रह किया है। यद्यपि वो मुख्य धारा से जोड़ने के पश्चात यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से दीपकों के साथ में दीपक
रोशनी में सभी दीपक रोशनी देते हैं, तो उसी तरह से वो भी एक समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति बन जाएगा। फिर उसका कोई महत्व अधिक नहीं रहेगा, समाज में सभी व्यक्तियों का समान महत्व होगा। फिर कविता का शीर्षक है ये दीप अकेला। तीसरी कविता है यह है दीप अकेला। ये कविता है, इसका भाव सौंदर्य देखेंगे हम। अज्ञ की यह एक प्रसिद्ध कविता है। प्रसिद्ध कविता है, अज्ञ की यह एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने व्यक्ति के निजी व्यक्तित्व को महत्व दिया है। व्यक्तित्व को महत्व दिया गया है, ये हम कह सकते हैं। कवि ने दीप को व्यक्ति के प्रतीक रूप में कवि ने दीप को व्यक्ति के प्रतीक रूप में माना है। वहीं पंक्ति को समाज का स्वरूप माना है। व्यक्ति समाज से कटकर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। व्यक्ति समाज से कटकर आगे, यानी अलग होकर, कटकर का मतलब होता है अलग होकर, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यानी मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। कवि ने दीप के माध्यम से यानी कवि ने दीप के माध्यम से बहुत कर्मठ व्यक्ति की आत्मव्यथा का यानी कि कवि ने दीप के माध्यम से बहुत कर्मठ व्यक्ति की आत्मव्यथा का चित्रण किया है।
चित्रण किया है, चित्रण किया है। दीपक ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो दीपक ऐसे व्यक्ति का सूचक है, सूचक है जिसका सूचक है जिसका दीपक एक ऐसे व्यक्ति का दीप या दीपक एक ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसका व्यक्तित्व स्वतंत्र प्रवृत्ति का स्वतंत्र प्रवृत्ति का है। उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र प्रवृत्ति। दीपक एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक सूचक है जिसका व्यक्तित्व स्वतंत्रता का प्रतीक है। वह अपनी मन के अनुरूप जीवन जीता है। कर्मशील रहकर स्वतंत्र कार्य करता है, किंतु समाज की मुख्य धारा से जुड़ने पर उसका व्यक्तित्व बौना हो जाएगा। समाज की सीमाओं में बंद कर उसे रहना होगा। उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होगा। समाज उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होगा। समाज को यानी कि कहने का मतलब होता है कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ने पर उसका व्यक्तित्व बौना हो जाएगा। समाज की सीमाओं में बंध कर उसे रहना होगा। उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होगा। समाज को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। समाज को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो समाज के लिए हित के लिए कुछ कर सके। दीप ऐसे व्यक्ति का सूचक है दीप ऐसे व्यक्ति का सूचक है जैसे विचारक, चिंतक,
लेखक, नेता, समाज सेवक, समाज सेवक आदि। दीप ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो विचारक हो सकता है, चिंतक हो सकता है, लेखक हो सकता है, नेता हो सकता है, समाज सेवक, सब एकांकी होती हैं ना, इसलिए इसकी तुलना इससे की गई है। समाज देखिए, दीप व्यक्तित्व का प्रतीक व्यक्ति, दीप व्यक्तित्व का प्रतीक व्यक्ति प्रतिभा के अनुरूप कार्य करते हुए स्वतंत्र, यानी दीप व्यक्तित्व का प्रतीक व्यक्ति प्रतिभा के अनुरूप कार्य करते हुए स्वतंत्र रहकर महान कार्य कर सकता है। ये भी इसमें बताया गया है कि वह स्वतंत्र रहकर भी इस प्रकार के कार्यों में संलग्न हो सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। तो उनके आक्रोश का जो कारण है वो पिछले कवियों को लेकर ही है, क्योंकि वे प्रगतिवादी, छायावादी, उन सब कवियों से अलग हट करके विद्रोह के रूप में सामने आते हैं। तो आक्रोश अनुभव का, रचना का आक्रोश है, रचना विधान का आक्रोश है, कल्पना का आक्रोश है, हर दृष्टि में उनके आक्रोश झलकता है। ये विद्रोह की भावना का उदाहरण है चांदनी चंदन सदृश्य, चांदनी चंदन सदृश्य हम क्यों लिखें, ये हम क्यों लिखे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहां पहले ये बताया है कि हर सवाल के पीछे एक प्रश्नवाचक चिन्ह, जवाब सवाल के आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह। चांदनी सदृश्य हम क्यों लिखे, हम मुख हमें कमलों सा क्यों दिखे, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दो जगह गया। हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, चांदनी, हम लिखेंगे चांदनी उस रुपए की सी है, चांदनी उस रुपए की सी है, रुपए की सी है जिसमें चमक तो है, किंतु खनक गायब है। हम कहेंगे जोर से, हम कहेंगे जोर से, घर अजायब है, घर अजायब है। ये बात इन्होंने कही है। तो इस तरह से ये यहाँ पर विद्रोह का स्वर इसमें सुनाई देता है, क्योंकि यहाँ जहां पहले रुपए पैसों की चनक
चमक और खनक सुनाई देती थी, है ना। तो उसी तरह से इनको न चमक दिखाई देती है न खनक सुनाई देती है। ये तो मुंह में रहने वाले शब्दों को भी कहने का मतलब होता है, मुंह को अजायब घर कहते हैं। और जो शब्द है वो तो एक तरह का कोई जीव है, कोई प्राणी है जो उस घोंसले में रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसकी अनूठी कल्पना है और इसमें जो है विद्रोह का सुंदर चित्रण किया गया है। ये विद्रोह की भावना है कि चांदनी उस रुपए की सी है जिसमें खनक तो है परंतु किंतु खनक गायब है। हम कहेंगे जोर से मुंह अजायब पर है। तो यहाँ पर मुंह के बारे में लिखा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अज्ञे की काव्य में विद्रोह के स्वर सुने जा सकते हैं। उन्होंने कुकुरमुता कविता में पूंजीपतियों की विरुद्ध आवाज बुलंद की है। अज्ञे ने काव्य में भी भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी में विद्रोह का स्वर सुनाई देता है। वे पिछले कवियों से आगे बढ़कर काव्य में कुछ नया करना चाहते हैं, इसलिए विद्रोही बन गए हैं। भाषा का मनमाना प्रयोग, कल्पना का अनूठापन, व्यक्ति के अभाव का प्रदर्शन, सभी में विद्रोह की अनुभूति हुई है। वे भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार तथा सामाजिक अपराध के प्रति भी अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, लेकिन ये उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देकर के हर चीज में नयापन या नई चीज पर वो ध्यान देना चाहते हैं। उनके आक्रोश में नयापन है, नए अनुभव को सबके सामने रखना चाहते हैं। देखिए यह है कि चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखे, हम कमलों का सामने मुख क्यों दिखे। मुख जो है कमलों के समान हमें क्यों दिखे, हम तो नहीं देखते उनको तो चांदी की खनक के समान दिखता मुख, चांदी की रुपए के समान है जिसमें चमक तो है लेकिन खनक गायब है। तो इसी तरह से ये विद्रोह का भाव इसमें प्रकट हुआ है। तो इस तरह से यह हमारा जो बिंदु था वो था 5। अब छठा बिंदु आता है लघुता के प्रति सम्मान। लघुता के प्रति सम्मान। लघुता के प्रति सम्मान। पांचवें है ना, लघुता के प्रति सम्मान। लघुता के प्रति सम्मान यानी कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कविताओं में सब समान है। ये समानता पर बल देते हैं, हर चीज में समान रूप को, दृष्टि को महत्व देते हैं। लघुता के प्रति सम्मान। अज्ञे की कविता में लघुता के प्रति सम्मान व्यक्त हुआ है। सम्मान व्यक्त हुआ है। उन्होंने, कवि ने साधारण व्यक्ति से लेकर विशिष्ट व्यक्ति पर कविता लिखी है। कविता लिखी है। विशिष्ट यानी साधारण व्यक्ति से लेकर विशिष्ट व्यक्ति पर कविता लिखी है। अज्ञे ने आम आदमी को जूझते हुए, अज्ञे ने आम आदमी को जूझते हुए उसके अभाव का चित्रण किया है।
किया है। कवि ने कविता का विषय भी लघु रूप में कवि ने कविता का विषय भी लघु रूप में स्वीकार किया है। जैसे सांप कविता, सांप कविता शहरी जीवन जीने वाले स्वार्थी मौकाप्रस्त स्वार्थी जीवन देने वाले मौकाप्रस्त व्यक्ति के कुरूपता का चित्रण किया है। उन्होंने सामान्य विषयों पर भी कविता लिखी है। जैसे चूड़ी का टुकड़ा, गरम पकौड़ी, क्रोशिया, गधा, सांप आदि। इसका उदाहरण है ठंडी हो रही है रात, ठंडी हो रही है रात, धीमी यंत्र की आवाज, धीमी यंत्र की आवाज रह रह कर गुजरती, रह गूंजती है, गूंजती अज्ञात, स्तब्धता को चीर देती है, स्तब्धता को चीर देती है। तो इस प्रकार से ठंडी रात का चित्रण भी बड़ा आकर्षक और मनोभाव रूप में किया है। ये एक सामान्य विषय के ऊपर लिखना है। लघुता का मतलब यहाँ छोटे पर्व के लिए नहीं, हर सामान्य विषय के ऊपर उन्होंने कविता लिखी है। जैसे हमारे पूर्व कवियों ने या रचनाकारों ने जो कविताएं आज तक इस तरह की इस विषयों पर कविताएं नहीं लिखी गई, तो उन्होंने अपने लघुता, चूड़ी का टुकड़ा, गरम पकौड़ी, क्रोशिया, गधा, सांप, हर प्रकार कुकुरमुथा, इन सब विषय के ऊपर उन्होंने कुकुरमुथा कविता तो निराला की है। ये सांप कविता है। यह असाध्य बिना ये भी प्रतीक कविता है, इनकी बौद्धिक कविता है, एक दीर्घ कविता है। तो इन सब में क्या है, लघुता के प्रति दृष्टिकोण है, जो है यही भाव इनमें प्रकट किए गए हैं। तो अब हमारे जो लगभग है, अब हमारे अगले पॉइंट में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।